हेलो, मेरा नाम है मयंक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मयंक में। कल हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया हुआ था, पहला चैप्टर। मतलब EMRS के हिसाब से जो फोर्थ टॉपिक है इसको हमने डिसाइड किया हुआ था। अब उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो क्या होती है। अच्छा, ये इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम राइज होती क्यों है, क्यों होती है ये। ठीक है, तो अगर देखें यार कि दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या भारत हो, मतलब कोई अमीर हो, गरीब हो, विकासशील हो, विकसित हो, सबके सामने कुछ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की कमी हमको देखने को मिलती है। चाहे इंडिया हो, चाहे कितनी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी हो, उसके पास रिसोर्सेज कम ही होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे किसी के पास भी। ठीक है, तो उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे तो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन क्या किसी कंट्री या किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी कम होती हैं क्या, या वांट्स कम होती हैं क्या उनकी? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इंडिविजुअल लेवल पर देखें, जैसे कि अगर आपके पास साइकिल है तो आप कहोगे कि काश मेरे पास बाइक होती। बाइक होती तो आप कहते कि काश मेरे पास कार होती। कार हो जाएगी तो आप कहोगे कि भैया मेरे पास फरारी आ जाए। तो ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे एक सरकारें हों या फिर फर्म्स हों, सबकी इच्छाएं असीमित रहती हैं। सब प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, सब सेटिस्फेक्शन अपना बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन उस सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए क्या सभी के पास संसाधन असीमित है? नहीं है। किसी की इनकम कम होती है, किसी कंट्री के पास बहुत रिसोर्सेज हो, किसी के पास नहीं हो सकते, किसी के पास लेबर बहुत ज़्यादा हो, किसी के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा हो। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो रिसोर्सेज हम क्या मान के चलते हैं? कि मान के क्या चलते हैं, रियलिटी है, फैक्ट है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। इसी की वजह से एक समस्या पैदा होती है जिसका नाम है स्कैर्सिटी या दुर्लभता। ठीक है, दुर्लभ है। तो अब हमारे पास क्या होती है कि जितने भी संसाधन है ना, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी एक रिसोर्स का एक चीज में इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे में आपको उसका त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि 100 रुपए है आपके पास, तो 100 रुपए से अगर आपने एक बुक खरीद ली तो आप उसको मूवी देखने के लिए खर्च नहीं कर सकते, या फिर मूवी देख ली तो फिर आप बुक नहीं खरीद सकते। तो लिमिटेशन हो जाती है ये। इसीलिए हमारे पास अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस जब हमको पता है कि होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस अकेले इस एग्जाम्पल के तहत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमी हो गया, मध्य प्रदेश की जैसे इकोनॉमी है या इंडिया की इकोनॉमी है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश इसलिए नाम लिया क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेज का गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी, या इंडिया की गवर्नमेंट अपने देश के रिसोर्सेज जो है उनका, उनके लिए प्लान क्या करेगी कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं, सॉरी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में कोई अंतर है क्या? आप बताना बाद में कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया जाएगा कि जिससे अधिक से अधिक भला हो समाज का। ठीक है, गवर्नमेंट भी ये पॉलिसी फॉलो करती है कि भाई कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अगर बेनिफिट मिलता है तो हमें वो पॉलिसी को फॉलो करना है। ठीक है तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड फंड्स हैं, उनके यूसेज क्या है, अल्टरनेटिव है। एक में यूज़ किया तो दूसरे में नहीं कर सकते। अगर मैंने एक जगह खेती कर ली तो वहाँ पर मैं फर्म नहीं लगा पाऊंगा, फर्म लगा ली तो खेती नहीं कर पाऊंगा। घर में अगर मेरे पास एक एक गार्डन पड़ा हुआ है तो गार्डन में अगर मैंने फूल वगैरह लगा लिए तो वहाँ खिलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर अगर हमने रूम बना लिया तो खेल नहीं पाओगे। तो सीधी सी बात है, ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो हमको क्या चेक करना होता है कि जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो, वो चीज़ को अडोप्ट करेंगे। तो इससे हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये केंद्र समस्या होती है। ठीक है, इसी के कारण, इन सब के कारण जो स्कैर्सिटी होती है, उसके कारण ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है। चाहे कोई भी कंट्री हो, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर जगह पाई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तीन प्रकार की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करें का मतलब क्या है कि क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है तो हम सब कुछ नहीं बना सकते। तो हमारे पास चयन की क्या समस्या है,
ये अर्थव्यवस्था जो होती है ना, तो उसको ये चूज करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाए, जैसे गेहूं हो गया, कपड़े हो गया, या कैपिटल गुड्स बनाए, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं बनाए या पूंजीगत वस्तुएं बनाए, जैसे मशीनें हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारे कैपिटल गुड्स हैं। ठीक, कैपिटल गुड्स क्या होती है? बहुत भारी भार कम जो महंगी चीजें होती हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, और कंज्यूमर गुड्स जो आम जनता यूज करती है। तो चूज करना पड़ेगा एक इकोनॉमी को कि क्या बनाए। क्या हमें कि इकोनॉमी को बंदूकें बनाना चाहिए, या टैंक बनाना चाहिए, या स्कूल और अस्पताल बनाना चाहिए? तो दोनों चीजें ऑप्शन है कि वह अपना खर्च कहाँ पर करे। केवल यह चुनना काफी नहीं है कि क्या बनाना है, बल्कि यह भी तय करना पड़ेगा यहाँ कि कितनी मात्रा में बनाना है। अगर हम ज्यादा गेहूं उगाएंगे तो शायद गन्ने के उत्पादन में कटौती करनी पड़े। एक चीज का ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे को आपको त्याग करना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी के सामने एक बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है कि वह किस चीज का उत्पादन करती है और क्या चुनती है। ठीक है, और कितनी मात्रा में चुनती है। दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरी समस्या क्या है कि टेक्नोलॉजी के चुनाव में कि भैया किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करें। दो प्रकार की तकनीकें हम देखते हैं। पहली होती है क्या? श्रम प्रधान तकनीक। दूसरी पूंजी प्रधान तकनीक, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब जिस कंट्री में जिस चीज का अबंडेंस होगा, उपलब्धता जिस चीज की ज्यादा होगी, तो वह उसका अधिक उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। इसका लेबर इंटेंसिव का मतलब ये नहीं है कि केवल लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन लेबर के को ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस्तेमाल तो दोनों का होता है, लेबर और कैपिटल सब जगह। ठीक है, बट किसका प्रोपोर्शनली ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या है? इसमें मशीनों की तुलना में जो इंसानी मेहनत जो होती है या मजदूरों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भारत है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ तकनीक जो है उससे बेहतर है कि हम लेबर को बेहतर करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा किया तो रोजगार की समस्या आएगी। वो वर्तमान में हमको देखने को भी मिलती है। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है कि मशीनों और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। और ये किस चीज में बेनिफिट होती है? इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे आउटपुट बढ़ता है, क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि कम लोगों को रोजगार मिलता है। तो अर्थव्यवस्था जो है उसको यह देखना होगा कि वह कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकती है। ठीक है, तो इन सब का डिसाइड करना पड़ेगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि कैसे वो प्रोड्यूस करे। क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे? तो ये डिपेंड करेगा। तो ये दो चीजें हो गई, पहले क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कैसा कि जो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कि समाज के किस वर्ग को कितना हिस्सा मिलेगा। क्या हम अमीरों के लिए लग्जरी गाड़ियां बनाएं या गरीबों के लिए सस्ता अनाज बनाएं? ठीक है, या फिर सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको बनाएं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। जिसकी आय अधिक होगी वह संसाधनों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा। यह समस्या सीधे तौर पर समाज में समानता और न्याय से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो यह एक और समस्या आती है, किस चीज का ज्यादा उत्पादन किया जाए। ठीक है, किन लोगों के लिए ज्यादा उत्पादन किया जाए, अमीरों के लिए ज्यादा गुड्स बनाए जाए या गरीबों के लिए, मतलब। तो ये तीन प्रकार के हमको केंद्रीय समस्या या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। तो क्या उनके कोई सॉल्यूशन होंगे? होंगे। अभी हमने जो कल वीडियो देखी थी तो उसमें हमने अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो उसी के अनुसार अलग अलग इकोनॉमी में इन समस्याओं का अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर अपन देखें कि मार्केट इकोनॉमी में इन तीनों केंद्रीय समस्याओं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसको हल कैसे किया जाएगा। जो मार्केट इकोनॉमी रहती है, हमको पता है कि वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, तो अगर किसी गुड की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर जो है उनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये प्रॉफिट क्या सिग्नल देता है कि उस गुड की प्रोडक्शन को आप बढ़ाएं। तो इस तरह प्राइस एक सिग्नल की तरह यहाँ पर काम करेगा, तो उस चीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है तो फर्म्स ऑटोमेटिकली उसका क्या करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है मार्केट इकोनॉमी में। तो मार्केट इकोनॉमी क्या सोचेगा, भैया प्रॉफिट मोटिव पे है, तो भैया जो सबसे ज्यादा सस्ता बना देगा हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अगर जहां लेबर मुझे सस्ता पड़ रहा है तो लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे,
कैपिटल सस्ता पड़ रहा और वो आउटपुट ज्यादा दे रहा, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर लेंगे। तो डिपेंड करेगा उसका मेन मोटिव क्या रहेगा यहाँ पर, कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए और आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, कि लागत कम रहे और उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को वो देखेगा। अगर लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव है तो कैपिटल इंटेंसिव। डिसीजन जो भी होगा वो कॉस्ट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और अब ये किसके लिए बनाया जाएगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग होगा। मार्केट इकोनॉमी में जो गुड्स हैं उन लोगों के लिए प्रोड्यूस होते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर होती है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड करती है कि कौन क्या खरीद सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसी इकोनॉमीज में लग्जरी गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, चाहे पुअर लोगों की बेसिक नीड्स पूरी ना हो पाए। ठीक है, तो ये तो समस्या देखने को मिलती है कि वो तो ये देखेंगे भैया जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए उत्पादन किया जाएगा। अगर अमीर लोग डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की, मोबाइल की, तो मोबाइल का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, मार्केट इकोनॉमी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलती हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ होती है, मार्केट एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो किसके द्वारा होती है, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा ये समस्याओं का हल किया जाता है। दूसरा क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं जिसको। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर एक जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है ना वो सेंट्रल रोल प्ले करती है। इस सिस्टम में जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं है या लिमिटेड होती है। तो गवर्नमेंट सोसाइटी की नीड्स क्या करेगी, असेस करेगी, देखेगी कि क्या है, फिर डिसाइड करेगी कौन सी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस होंगी। फोकस क्या रहेगा यहाँ पर, फोकस ये रहेगा कि बेसिक नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सके, सामाजिक अधिक कल्याण हो और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि कुछ जगह विकास है और कुछ जगह बिल्कुल भी विकास नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी टेक्निक यूज करेगी, कौन सी टेक्निक यूज होनी चाहिए। डिसीजन क्या होगा, डिसीजन डिपेंड करेगा सोशल ऑब्जेक्टिव के आधार पर, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पर नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन बना के रखना। तो स्टेबिलिटी कब बनेगी, जब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा, असमानता कम होगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगी। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो इस चीज पर फोकस करेगी कि कैपिटल का इस्तेमाल किया जाए, और यह भी देखेगी कि अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, इकोनॉमी में जिस चीज की अवेलेबिलिटी अधिक होगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, इनकम इक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए बात की जाती है। तो यहाँ राशनिंग सिस्टम, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, सब्सिडीज, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, कि समाज में जो है समानता बनी रहे। तो यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा, प्लानिंग अथॉरिटी जो है इन सारी समस्याओं को हल करती है। अब तीसरा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इन दोनों का मिश्रण है, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों का। तो कुछ चीजें कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा, और कुछ चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और गवर्नमेंट वहां इंटरफेयर कर सकती है जहां उसको देखता है कि जहां उसको दिखता है कि भैया यहाँ पर तो प्रॉब्लम है और पब्लिक वेलफेयर जो है वो हो रहा है, उसको ताक पर रखा जा रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। ये प्रैक्टिकल और ज्यादा बैलेंस्ड सिस्टम हमको देखने में आता है, और आजकल जितनी भी इकोनॉमीज है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ही बढ़ रही है। कोई भी वर्तमान समय में कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है, कंप्लीटली कैपिटलिस्ट नहीं है, दे आर इन समवेयर बिटवीन। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं तरफ है, जैसे कि 40-60%, 70-30% इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब जो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव पर काम करता है तो गवर्नमेंट एसेंशियल सेक्टर्स में इंटरवीन करती है, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, एजुकेशन, हेल्थ। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, ये मार्केट और सोशल प्रायोरिटीज को देखकर ये बनाई जाएंगी। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, फर्म्स जो है, प्राइवेट फर्म्स जो है कॉस्ट एफिशिएंसी को फॉलो करेंगी, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम करेगी, सोशल वेलफेयर को कंसीडर करेगी। तो जिससे एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी तो ग्रोथ डेवलपमेंट भी होगा, समाज में समानता भी बनी रहेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इसमें मार्केट इनकम की बेसिस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स भी लाती है जिससे कि इनइक्वालिटी कम हो। जैसे सरकार क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाती है, मनरेगा जैसी एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाती है। क्यों लाती है, इसीलिए लाती है जिससे कि इसको सही किया जाए। तो कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म और गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों का हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद है हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र। ये क्या होता है? पीपीसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। तो अगर हम ये देखें कि ये पीपीसी है क्या आखिर, ठीक है, तो इमेजिन कीजिए एक इकोनॉमी है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एक फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब उन रिसोर्सेज से वो इकोनॉमी दो गुड्स के कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बना सकती है, उसी को जब हम एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र, क्योंकि ये दिखाता है कि एक इकोनॉमी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है, वो क्या क्या उत्पादन कर सकती है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो उन दो गुड्स को किस तरीके से उत्पादन कर सकती है और क्या क्या उसकी कॉम्बिनेशंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्व रहता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके हर पॉइंट पर जितने रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से उपयोग किए जाते हैं उन दोनों वस्तुओं को बनाने में। अब यहाँ पर एज्यूम किया जाता है मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एज्यूम किया जाता है कि हाँ, रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज ना बढ़ाए जाएंगे ना घटाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रही है, मतलब संसाधनों को पूरी तरीके से और एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी? दो गुड्स का ही केवल प्रोडक्शन किया जाएगा। वैसे तो इकोनॉमी में जो है केवल दो गुड्स का तो प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए, जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये इस कॉन्सेप्ट में लिया गया है। अदरवाइज तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि हम ना आप कोई बना ही नहीं पाएगा, 3D 4D चला जाएगा, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो है यहाँ पर एक बात, हाँ, 5 बार हमसे नहीं याद करने की जरूरत है कि यहाँ पर रिसोर्स परफेक्टली ट्रांसफरेबल नहीं होते। अब ये क्या बात है कि परफेक्टली ट्रांसफरेबल नहीं होते? मतलब कि एक मशीन जो है, अगर वो ब्रेड बनाने में एक्सपर्ट है तो वो जरूरी नहीं कि गन बनाने में भी उतनी ही एफिशिएंट हो। इस वजह से यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैदा होती है। अब जो मैंने एग्जांपल दिया नहीं समझ में आया होगा, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो कंप्यूटर पे काम करने में बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को हमने रिसोर्स के तरीके से ट्रीट किया है, वो कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। तो अगर हमने दो चीजें कर रहे हैं, एक कंप्यूटर पे काम करा रहा है और दूसरा खाना बना रहा है, तो ये दोनों गुड्स हो गई। तो अब आप सोचो कि उस व्यक्ति को हमने अगर कंप्यूटर से उठा के उसको लगा दिया कहाँ? खाना बनाने में, तो क्या वो उतने एफिशिएंटली काम कर पाएगा जितने एफिशिएंटली वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था? नहीं कर पाएगा ना। तो गुड्स जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो परफेक्टली ट्रांसफरेबल नहीं होते, तो दे आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, याद रखना किस केस में? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, ठीक है। तो ये सारे assumptions हमको देखने को मिलते हैं। अब ये कर्व देखो साइड में बना हुआ है। अब इस कर्व को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो इसका क्या है, ये कर्व सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका कर्व का शेप क्या होता है? कॉनकेव, मतलब नतोदर होता है, ठीक है। नतोदर कहते हैं उसको। और इंडिफरेंस कर्व जब अपन देखेंगे तो वो उन्नतोदर होता है, ये नतोदर है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर नेक्स्ट पेज पर देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है भैया? इसीलिए होता है क्योंकि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका शेप कैसा होता है? कॉनकेव होता है। अब कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। कॉनकेव टू ओरिजिन मतलब कि है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर होता है मतलब कि इसका शेप कैसा होता है? जैसा ये पीछे बना था ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यहाँ पर बढ़ती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन करने के लिए दूसरी यूनिट जो है, दूसरी गुड को आपको त्याग करना पड़ेगा, और ये त्याग क्या है? बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे उत्पादन आप बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिलती है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो पीपीसी के अंदर पॉइंट जो ये पीपीसी कर्व बना हुआ है, ठीक है, या इसके बाद बना क्या? हाँ, ये है पीपीसी कर्व, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये लाल कलर की जो लाइन बनी हुई है, तो ए बी, ये वाली जो रेड लाइन बनी है, इस पर हर जगह पर पीपीसी कर्व एफिशिएंट है, मतलब कि यहाँ पर रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर पॉइंट देखा जाए तो इस पीपीसी कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट हो, वो सारे के सारे पॉइंट क्या रहेंगे? इनएफिशिएंट रहेंगे। जैसे पॉइंट सी लिखा हुआ है, इनएफिशिएंट है मतलब अकुशल है, मतलब आपने संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया।
वेस्ट हो गए रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइज्ड है। तो इसके अंदर सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, अंडर यूटिलाइज्ड या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को दर्शाएंगे। और अगर इससे ऊपर कोई पॉइंट है जैसे डी, डी दिख रहा है, वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि भैया उतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ठीक है, उतने संसाधन नहीं है हमारे पास, तो उतना उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजों को क्या दर्शाता है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दर्शाता है। ये एक प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बी को जैसे जैसे अपन बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट ए जो है उसकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, इसीलिए ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि मतलब एक चीज का उत्पादन करने के लिए दूसरे का त्याग करना पड़ेगा आपको। तो जिस चीज का त्याग करते हैं उसकी वैल्यू को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने शायद शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोने की वैल्यू को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। तो इसके बाद देखेंगे इसके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की बात करें तो ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, मतलब जब रिसोर्सेज परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं तब पीबीसी कर्व कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर रिसोर्सेज जो है मतलब दो गुड्स बना रहे हैं और दोनों गुड्स को बेस्ट तरीके से बना सकते, समान रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये पीबीसी कर्व कैसा बनेगा, कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पर एमआरटी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जबकि हमने अभी बात की हुई है उसकी प्रॉपर्टीज में कि वो तो कॉनकेव शेप का होता है, तो ये उसका एक तरीका देख सकते हैं कि ये ऐसा भी बन सकता है। दूसरा ये कर्व जैसे उधर बताया था कॉनकेव शेप, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये कॉन्वेक्स कब होगा, लेकिन कॉन्वेक्स तब होगा जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब इंक्रीजिंग होता है। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे गुड का सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, ठीक है। मतलब पहले हमको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था और अब कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है नेक्स्ट यूनिट्स को बनाने के लिए। मतलब ये तब होता है जब रिसोर्सेज क्या है, परफेक्टली अडेप्टेबल हो जाए, कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे काम करेंगे तो वो दोनों जो रिसोर्सेज है अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं, तो परफेक्टली अडेप्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है और उससे इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलता है, मतलब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमको डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, या एमओसी। एमओसी या क्या बोलते हैं एमआरटी, दोनों ही सेम ही है, ठीक है। अगर हम पीपीसी कर्व देखें तो हाँ ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन में हमको क्या समझ में आया कि भाई जरूरी नहीं कि वो कॉनकेव भी हो, कभी कभी डिक्रीजिंग भी बन सकता है, मतलब कॉन्वेक्स शेप भी बन सकता है, कभी कभी ये स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, तो डिपेंड करता है। मतलब ये एक्सेप्शन है एक तरीके से। बाकी जनरली तो ये कॉनकेव भी बनता है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो वो उसी आधार पे होनी चाहिए कि ये कॉनकेव शेप बनता है, जो पहला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अगर बढ़ते हैं तो पीपीसी जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम देखिए आप, पहला डायग्राम जो है, तो पहले क्या है, गुड वाई और गुड एक्स कम बन रहे थे ए डैश बी डैश पर, ठीक है। मतलब ए बी है जो आपको दिख रहा है, पी से पी आई, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो आप में पहला जो डायग्राम दिख रहा है, अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम होती है तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में ऐसा अंतर हुआ कि एक गुड की जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प हो गया, मतलब एक गुड की प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अगर बेटर हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे का कुछ नहीं होगा। जैसे पहले में हमने देखा कि गुड एक्स की अगर रिसोर्सेज बेहतर हो गए या उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ इजाफा हो गया तो ये पीपीसी कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो केवल इसका हिस्सा देखिए आप, केवल एक्स एक्सिस पर ही आगे बढ़ा है, ठीक है। और अगर उसी एक्स क्या बोलते हैं, उसी एक्स गुड जो है अगर उसकी रिसोर्सेज में अगर कुछ खराबी आ जाती है तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वाई में देखते हैं तो नीचे वाला डायग्राम जो देखिए, तो पी से पी1 पर वो चला गया है, तो पी से पी1 पर गया है, क्यों, क्योंकि वाई गुड की रिसोर्सेज जो है वो बेहतर हो गए हैं। तो इस तरीके से हम ये शिफ्ट को दर्शा सकते हैं। तो अगर कोई भी, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था मेक इन इंडिया वाला, जैसे तो हम उसमें दर्शा सकते हैं कि जैसे पहला वाला डायग्राम था तो उससे क्या हो गया, पीपीसी कर्व जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया,
बाहर की तरफ कैसे शिफ्ट होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, हमारे यहाँ एफडीआई आएगा, इनोवेशन होगा हमारे यहाँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो आप। अब ये पीपीसी जो है उसके स्लोप को क्या कहा जाता है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सबसे पहले तो याद रखना है हमको कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इसके स्लोप को क्या कहा जाता है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या हिंदी में कहते हैं सीमांत रूपांतरण दर या सीमांत परिवर्तन दर। मतलब जिस रेट पर हम किसी एक वस्तु को प्रोड्यूस करने का छोड़ देते हैं और दूसरे का बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब रेट एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। तो इसको ही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो एक्स को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वाई को छोड़ना पड़ता है, यही एमआरटी है। तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये भी याद रखना, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में एमआरटी कांस्टेंट होती है। ये बहुत सारी वीडियोस में नहीं मिलेगा, तो आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ये लाइन याद रखना, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन व्हेन वन चॉइस इज मेड इंस्टेड ऑफ अनदर। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या मूवी देखने जाओ या पढ़ाई लिखाई कर लो। तो आपने जैसे चूज किया क्या, मूवी देखने जाना, तो मूवी देखने जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पढ़ाई करना। मतलब आपको क्या लगा कि मूवी देखना बेहतर है, तो उसकी कॉस्ट क्या हुई, तुमने किसको छोड़कर अपनाया, पढ़ाई को छोड़कर अपनाया। जैसे कि अगर आपके पास दो जॉब्स के ऑप्शन दिए जाए, एक 10,000 की और एक 8,000 की, ठीक है, तो आप 10,000 की चॉइस करोगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ने के लिए आपका जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था आपके पास, 8,000 रुपए की जॉब। तो 10,000 की छोड़ने के लिए आपको 8,000 का त्याग करना पड़ा। तो उस 10,000 की जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होगी, वो 8,000 रुपए। समझ में आया, ये लागत क्या हुई, 8,000 रुपए होगी। किसकी लागत होगी, ये उस 10,000 रुपए की जॉब की लागत होगी। तो इसका एग्जांपल आप देखें तो इफ एन इकोनॉमी यूजेस इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर व्हीट, व्हीट को ज्यादा बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्लॉथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो इसमें हम एक फेमस बात मुझे याद आती है, वो शाहरुख खान की कोई मूवी है, पता नहीं बाजीगर है शायद, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ उत्पादन करने के लिए कुछ का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद अपन देखें तो इसका डायग्राम देखो, तो अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसका अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो इसका स्लोप देखा जाए तो वो कैसा बनता है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, सॉरी चेंज इन गेन। मतलब जितना हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं या लॉस करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसको डिवाइड करें हमको कितना गेन हुआ, तो एमआरटी की वैल्यू हमको निकल के आ जाती है। जैसे के से के वन क्या दिखा रहा, लॉस दिखा रहा है, क्योंकि हमको उसको छोड़ना पड़ा, वाई के इतने पोर्शन को हमको त्याग करना पड़ा, किसके लिए, एक्स के एक्स्ट्रा उत्पादन करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि वाई का त्याग करना पड़ा और एक्स का उत्पादन आपने बढ़ा दिया। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एमआरटी हो गया है, ठीक है। ये होमवर्क मैंने दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा और आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कोई कमेंट नहीं करता, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग वीडियोस आते हो, देखते हो, होमवर्क देखते हो, तो कमेंट कर दिया करो। अब मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता तो नहीं हूँ, बट थोड़ा कर दो तो भला हो जाएगा। होमवर्क क्या है, कल की वीडियो का आप ये होमवर्क तो कर ही लिया होगा, कुछ लोगों ने किया है, बाकी लोग कर लेना। और जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए नया होमवर्क दे दिया मैंने यहाँ पर कि हाउ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अफेक्टेड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो उससे कैसा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको एग्जाम्पल के तरीके से आप समझा सकते हैं, ठीक है। मीनिंग और प्रॉपर्टीज, पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। अब ये जो चैप्टर जो है अपना पूरा खत्म हो गया। इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है, इन चीज़ों के बारे में आना ही चाहिए आपको। इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, पीपीसी के असम्पशंस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तीनों प्रकार की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों में पता होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई वुड से कि आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो लाइक और ग्रुप नीचे मैं लिंक देता हूँ, उधर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी होमवर्क करके आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा, मेरे मैसेज मिल जाएंगे, तो आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा आंसर,
तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कहाँ क्या गलती कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है, बिन प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, ठीक है। और आप साथ साथ में अपने MCQs को भी प्रिपेयर करते चले जाएं, क्योंकि 40 नंबर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही हमको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।